फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस और यूक्रेन रशिया वॉर या कॉन्फ्लिक्ट, जिसके ऊपर हम पहले से 3 या 4 डिफरेंट लेक्चर्स डिलीवर कर चुके हैं, उस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के लिए जो अंडरलाइंग रूट कॉज समझा जा रहा है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का, वो है यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप को लेके। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे नेटो एक्चुअली है क्या, नेटो की फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, नेटो के फाउंडिंग कंट्रीज लीडर्स कौन कौन रहे और क्यों रशिया को बार बार लगता है कि नेटो का एक्सपेंशन या नेटो का रशिया के बॉर्डर्स तक पहुंचना रशिया के लिए एक मेजर थ्रेट के रूप में इमर्ज हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन सर्कमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में नेटो का ओरिजिन हुआ, जन्म हुआ, और नेटो को काउंटर करने के लिए उस वक्त के यूएसएसआर ने अपनी जो खुद की ट्रीटी साइन की, जिसको वॉर्सो पैक्ट कहा जाता है, उसके क्या फाउंडिंग प्रिंसिपल्स रहे, कौन कौन से फाउंडिंग कंट्रीज रहे। इसके अलावा जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद नेटो कैसे एक्सपेंड करता रहा और वॉर्सो पैक्ट जो कि रशिया यूएसएसआर लेड था, वो कैसे डिसइंटीग्रेट होता चला गया, और क्या वो सर्कमस्टांसेस रहे जिसकी वजह से पिछले 2 डिकेड में रशिया की कई सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती हुई देखी गई हैं। चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे वो क्रीमिया 2014 एनेक्सेशन हो, चाहे अभी फरवरी 24, 2022 से जो लगातार रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट वॉर चल रहा है, वो अनप्लेजेंट, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो। दोस्तों, किसी भी प्रेजेंटेशन वीडियो के रिसोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश में पीपीटी पीडीएफ, सेकंड लिंक हिंदी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू सारी प्रेजेंटेशन, सारी पीडीएफ आप वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, अभी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रीजंस आप सुनते रहे होंगे कि अभी जो रशिया का वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ, इनफैक्ट वो अभी नहीं 2014 से लगातार देखा जा रहा है। 2014 में एक लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन के थ्रू यूक्रेन कि जो पार्ट रहे जिसको क्रीमिया कहा जाता है, रशिया ने उसको यूक्रेन से अनेक्स कर लिया, अपने नेवल स्टैब्लिशमेंट्स या पोर्ट्स या डिफेंस स्टैब्लिशमेंट्स को वहां पर स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। और अब सिचुएशन फिर से वॉलेटाइल होती दिखाई दी। फरवरी 24 से लगातार रशिया और यूक्रेन के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट बनी हुई है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनको लगा कि यूक्रेन क्योंकि लगातार कोशिश में है कि हम भी नेटो का पार्ट बन जाएं, और अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो रशिया के लिए एक मेजर सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में सिचुएशन इमर्ज हो सकती है। और रशिया को या प्रेसिडेंट पुतिन को इतनी ग्रेव सिचुएशन लगी, सीरियस सिचुएशन लगी कि यूक्रेन का नेटो में जाना, इसका मतलब रशिया के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह ये हो सकता है। इस सीरियसनेस की वजह से या इस प्रोवोकेशन की वजह से या इसके रिएक्शन में रशिया ने एक कॉन्फ्लिक्ट, जिसको पहले लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन के रूप में लॉन्च किया गया, बाद में अब ऐसा लगता है कि वो एक मेजर वॉर के रूप में एक्सपेंड होती हुई दिखाई देती है। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 1945 के बाद की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर दिखाई देती है। दोस्तों, इससे पहले नेटो को समझने की कोशिश करें, उसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, उसके सर्कमस्टांसेस को समझने की कोशिश करें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है जो कि फाउंडिंग प्रिंसिपल है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल है नेटो का, जिसको कहा जाता है कलेक्टिव डिफेंस। वर्ड को समझिए, कलेक्टिव मतलब सब लोग एक साथ मिलकर, डिफेंस मतलब डिफेंड करना, किसको, कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो अगर कोई भी एडवर्सरी है जो नेटो के किसी भी कंट्री या नंबर ऑफ कंट्रीज के ऊपर अटैक करता है, तो नेटो के जितने भी कंट्रीज हैं वो कलेक्टिव डिफेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ना ही खुद को डिफेंस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिन मेंबर कंट्रीज के ऊपर अटैक होगा उनको भी डिफेंड करने के लिए लीगली ऑब्लाइज्ड है, बाउंड है। नेटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, कब सेटअप किया गया होगा? 1949 में। कौन इसके फाउंडिंग कंट्रीज होंगे? यूएस और कनाडा, इसके अलावा बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस, जिनको थोड़ी देर में हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस पूरी नेटो ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री अलायंस जिसको कहा जाता है, 1949 में जिसको स्टैब्लिश किया गया, इसका जो मेन कोर फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफेंस। और कलेक्टिव सिक्योरिटी डिफेंस किसके अगेंस्ट? उस वक्त के यूएसएसआर के अगेंस्ट। दोस्तों, जो हमारे पिछले 3 लेक्चर्स रहे इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, उसमें जो हमारा सेकंड लेक्चर रहा
डिटेल लेक्चर रहा, जो आज के लेक्चर के एंड में हम अटैच करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे, ताकि आप पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी को बहुत डिटेल में प्रॉपर्ली, कॉम्प्रिहेंसिवली समझ पाएं। यूरोप को, यूएस को लगा कि सोवियत यूनियन या यूएसएसआर अगर यूरोप की तरफ, पहले ईस्टर्न यूरोप, फिर धीरे धीरे वहां से वेस्टर्न यूरोप की तरफ एक्सपेंड होना शुरू हो गया, तो ये जो फाउंडेशन है कम्युनिज्म की, ये यूएसएसआर से स्प्रेड होता 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 यूरोप तक भी पहुंच जाएगा। यह भी हो सकता है कि इस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में, इस आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में हो सकता है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट या राइज होता हुआ दिखाई दे। तो यूरोप को और बाद में यूएस को, दोनों को लगने लगा कि हमें एक ऐसी मिलिट्री ट्रीटी को साइन करना होगा जिसके थ्रू हम सिर्फ यूरोप को ही नहीं लेकिन अटलांटिक को भी प्रोटेक्ट कर सके, नॉर्थ अमेरिका को भी प्रोटेक्ट कर सके। और ये नेटो की जो ट्रीटी साइन हुई 1949 में, इसको यूएस का सबसे बड़ा पीस टाइम मिलिट्री अलायंस माना जाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर। आज की डेट में नेटो के कितने मेंबर कंट्रीज होंगे? आज की डेट में नेटो में रफली 30 मेंबर कंट्रीज हैं। और कहां नेटो का हेडक्वार्टर होगा? ब्रसल्स, बेल्जियम में। इसके अलावा मिलिट्री ऑपरेशंस को या अपने रिस्पॉन्स को टेलर करने के लिए या कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक अलाइड कमांड ऑपरेशंस भी स्टैब्लिश किया गया है, मोन्स, वो भी बेल्जियम में ही लाए करता है। जितने भी मेंबर्स हैं नेटो के, उनको लीगली ऑब्लाइज किया गया है, कमिट किया गया है एक दूसरे के म्यूचुअल डिफेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। कोई भी एक्सटर्नल पार्टी है किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर अटैक करती है, उसको ऐसा माना जाएगा कि ये सिर्फ उस कंट्री के ऊपर ही अटैक नहीं है, सभी नेटो मेंबर्स के ऊपर वो अटैक है। ये जो कलेक्टिव डिफेंस है, ये नेटो का फाउंडिंग स्टोन माना जाता है, कोर्नर स्टोन माना जाता है। एंड दिस लाइज एट द वेरी हार्ट ऑफ नेटो। बड़ा यूनिक और एंड्योरिंग प्रिंसिपल है कि इसके जितने भी मेंबर्स हैं सभी एक साथ मिलकर अपना कमिटमेंट देंगे कि सिर्फ खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे एक स्पिरिट ऑफ सॉलिडारिटी, ब्रदरहुड इस पूरे अलायंस में इसकी फाउंडिंग थीम, फाउंडिंग प्रिंसिपल के रूप में देखी जाती है। जो आर्टिकल 5 है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ही फाउंडिंग ट्रीटी है जिसके बेसिस पे या जिसके ऊपर नेटो का फाउंडेशन हुआ है 1949 में। आर्टिकल 5 कहता है कि नेटो की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी पार्टीज इस बात पे एग्री करती हैं कि अगर एक या एक से ज्यादा मेंबर कंट्री के ऊपर कोई भी आर्म्ड अटैक होता है, चाहे वो यूरोप में हो या नॉर्थ अमेरिका में हो, उसको सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री या सिर्फ उस पर्टिकुलर सेट ऑफ कंट्रीज के अलावा बाकी सभी मेंबर कंट्रीज, चाहे उन पे एक्चुअल अटैक हुआ हो या ना हुआ हो, उसको अटैक के तौर पे माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए पोलैंड नेटो का एक मेंबर है, यूक्रेन के एकदम बगल में है, और पूरा नेटो और यूरोप इस बात को लेकर वरिड है कि हो सकता है कि यूक्रेन के अटैक के बाद रशिया और आगे एक्सपेंड करने की कोशिश करे, जिसमें हो सकता है जर्मनी नेक्स्ट हो, जिसमें हो सकता है पोलैंड नेक्स्ट हो। तो इस वजह से अगर रशिया पोलैंड के ऊपर अटैक करता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पोलैंड ही अंडर अटैक माना जाएगा, यूएस भी अपने आप को अंडर अटैक मानेगा, पूरा यूरोप भी अपने आप को अंडर अटैक मानेगा, और पूरा यूरोप मतलब जो नेटो के पार्ट हैं और अमेरिका फ्री होंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, लीगली बाउंड होंगे रिस्पॉन्ड करने के लिए, पोलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और रशियन एग्रेशन को रिवर्ट करने के लिए या इस वॉर को खुद का वॉर समझ के फाइट करने के लिए। इसका मतलब आर्टिकल 5 कहता है कि एक कंट्री के ऊपर अटैक, उसमें इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस या कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के काउंटर मेजर के थ्रू सभी कंट्रीज एक साथ मिलके जो भी एडवर्सरी होगा, अटैकिंग कंट्री होगा, उसके अगेंस्ट कलेक्टिवली अपनी मिलिट्री वॉरफेयर को लॉन्च करेंगे। और यह सब कुछ किया जाएगा जो आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशंस के चार्टर, उसके फ्रेमवर्क के थ्रू। इसका मतलब अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक हो तो सिर्फ उसको अपने ऊपर नहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर एक कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो बाकी जो 29 कंट्रीज हैं वो यही मानेंगी कि हमारे ऊपर भी ये अटैक है, हम भी उस एक कंट्री को तो प्रोटेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिसने इसके ऊपर अटैक किया है उसको भी हम काउंटर मेजर्स के थ्रू या मिलिट्री वॉरफेयर के थ्रू या यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स के थ्रू काउंटर करके फिर से पूरे नेटो रीजन में, नॉर्थ अटलांटिक एरिया में, यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में फिर से पीस एंड सिक्योरिटी को स्टैब्लिश करेंगे। कैसे हुआ नेटो का ओरिजिन और क्या इसका रैशनल रहा, लॉजिक रहा? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो यूरोपियन नेशंस आपस में वॉरफेयर की वजह से या प्रोलॉन्ग्ड वॉर की वजह से काफी
खराब इकोनॉमिक सोशो कंडीशन में देखे गए। मिलिट्रीज भी काफी हद तक डिप्लीट हो चुकी थी और यूएसएसआर लगातार इस कोशिश में था कि कैसे मैं वेस्ट में अपने एक्सपेंशन को या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाऊं, एक्सपेंड करूं। यूएस और यूरोप दोनों इस चीज को लेके बड़े ही उस वक्त वरिड दिखाई दिए कि अगर यूरोप वीक रहा तो हो सकता है यूएसएसआर का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और बढ़ता चला जाए। इस सारी सिचुएशन को देखते हुए यूएस को लगा कि एक वीक यूरोप के हित में तो है ही नहीं, लेकिन हमारे खुद के फेवर या हित में भी नहीं है। इस वजह से यूएस ने डिसाइड किया कि हम लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक एड देंगे सभी यूरोपियन कंट्रीज को, और एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, जिसको मार्शल प्लान भी कहा जाता है। और मार्शल प्लान का नाम रखा गया उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, जॉर्ज सी मार्शल, जो इस पूरे प्लान को स्पीयरहेड कर रहे थे यूरोप में इंप्लीमेंट करवाने के लिए। और उनका यह आइडिया था कि शेयर्ड इंटरेस्ट है और यूएस और यूरोप के बीच में एक इंपॉर्टेंट अलाई की तरह कॉपरेशन स्टैब्लिश होना ही चाहिए। यूएस का पूरा प्लान था कि जो यूरोप काफी वीक हो गया है, डिप्लीटेड हो गया है, मिलिट्रीज बैटर्ड हो गई हैं वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, उसको रीसप्लाई किया जाए, उसको फिर से खड़ा किया जाए, उसको इकोनॉमिक एड दी जाए, इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। यूएसएसआर को यह प्लान पसंद नहीं आया। यूएसएसआर ने कहा कि ना ही तो हम मार्शल प्लान के थ्रू खुद कोई एड लेंगे, साथ ही साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो रशिया के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आती हैं, उनको भी डिस्करेज किया, मना किया कि आप भी यूएस या यूरोप के इस मार्शल प्लान में पार्टिसिपेट मत करिए। फिर 1946-1949 ग्रीक सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। उसमें यूएस और यूके दोनों ने साथ में मिलकर सोवियत यूनियन की कोशिश रही कि ग्रीस में किसी भी तरीके से एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर दिया जाए, कम्युनिस्ट टेक ओवर हो जाए ग्रीस का। उसको हटाया, उसको थ्वार्ट किया, उसको बेसिकली रोका। इसके अलावा जो वेस्टर्न नेशंस हैं, उन्होंने टर्की को भी सपोर्ट करना शुरू किया जब सोवियत यूनियन ने प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया टर्की के ऊपर कि सोवियत यूनियन जो बॉस्फोरस और डैंडेलिस स्ट्रेट हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करती है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को। इसके अलावा जो डैंडेलिस स्ट्रेट है, ये कनेक्ट करती है सी ऑफ मरमरा एंड एगिन सी को। तो यूएसएसआर ने कोशिश की कि 1947-1948 में इन स्टेट्स के ऊपर हम अपना इंफ्लुएंस स्टैब्लिश कर लें। लेकिन जब यूएसएसआर ने कोशिश की, टर्की ने उसको प्रोटेस्ट करना शुरू किया। और जैसे ही यूरोप और यूएस को लगा कि टर्की एक्चुअली यूएसएसआर के इस मोनोपोली, इस हेगेमनी के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने, दोनों ने, यूएस ने और यूरोप ने टर्की को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब 47-48 के 2 इंपॉर्टेंट साल रहे, चाहे ग्रीक का सिविल वॉर हो जिसमें यूएसएसआर ने अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट टेक ओवर करने की कोशिश की ग्रीस को। इसके अलावा दूसरा जो इंस्टेंस रहा कि टर्की ने जब अपोज किया यूएसएसआर को, जब यूएसएसआर ने कोशिश की कि कैसे हम अपना इन्फ्लुएंस स्टैब्लिश कर लें बॉस्फोरस और डैंडेलिस स्ट्रेट के ऊपर, उस वक्त के 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ने यूरोप और अमेरिका को समझाना शुरू कर दिया कि किसी ना किसी तरीके का हमें एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट लाना होगा कि ये यूएसएसआर की जो बार बार कोशिश है अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने की वेस्ट यूरोप की तरफ, ईस्ट यूरोप से स्टार्ट करके इसको रोका जा सके। इसके अलावा 1948 में स्टालिन की गवर्नमेंट यूएसएसआर में, उन्होंने एक कू या तख्ता पलट की कोशिश की चेकोस्लोवाकिया, और चेकोस्लोवाकिया में तख्ता पलट करवा के उन्होंने वहां पर अपनी एक कम्युनिस्ट रेजिम को एस्टैब्लिश करवा दिया। चेकोस्लोवाकिया बड़ा स्ट्रेटेजिक कंट्री है क्योंकि चेकोस्लोवाकिया जो सोवियत कंट्रोल उस वक्त का ईस्ट जर्मनी रहा, साथ ही साथ जो वेस्ट कंट्रीज के अंडर जो वेस्ट जर्मनी रहा, दोनों ही कंट्रीज से अपनी बाउंड्री शेयर करता नजर आया। फिर 1948-1949 ने यूएसएसआर या सोवियत्स ने जो वेस्ट बर्लिन है उसमें कंप्लीट ब्लॉकेट स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यूएस, यूके, फ्रांस का जो एक्सेस था वेस्ट बर्लिन को कंप्लीटली शट ऑफ हो गया और उनको अपना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का ज्यूरिसडिक्शंस थे उस पूरे कंट्री में, उनको खोना पड़ा, छोड़ना पड़ा। इसकी वजह से एक मेजर क्राइसिस डेवलप होने लगा वेस्ट बर्लिन में, वेस्ट जर्मनी में, और इन यूरोपियन कंट्रीज को यूएस के साथ मिलकर 11 महीने तक एक मेजर एयरलिफ्ट ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ा ताकि अपनी पार्ट की, अपने हिस्से की सिटी को वो सप्लाईज इंश्योर कर सके और वहां के लोग वहां पर सरवाइव कर सकें। ये सारे इवेंट्स
चाहे सिविल वॉर हो ग्रीक का 1946 से 49, चाहे टर्की का जो प्रोटेस्ट रहा यूएसएसआर के स्प्रेड के अगेंस्ट बॉस्फोरस और डेंटल स्टेट के कंट्रोल को लेकर, चाहे 1948 का जो ये कू रहा चेकोस्लोवाकिया में, चाहे 1948-49 का जो यूएसएसआर का ब्लॉकेट रहा पूरे वेस्ट बर्लिन का, जिसकी वजह से सप्लाईज नहीं पहुंच सकी, यूएस, यूके, फ्रांस, इन सभी कंट्रीज को मेजर 11 महीने तक एयरलिफ्ट ऑपरेशंस कैरी आउट करना पड़ा एसेंशियल सप्लाईज को लेकर। इन सारे इवेंट्स ने यूएस को और जो यूरोपियन अलायंस है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनको एक बात अच्छे से समझा दी कि यूएसएसआर हो सकता है बार बार कोशिश करे कि हमारा जो इंफ्लुएंस है उसको हम और बढ़ाएं, कम्युनिज्म को और बढ़ाएं, और ये जो डेमोक्रेसीज हैं उनको अंडरमाइन हम लगातार करते जाएं। तो कहीं ना कहीं यूएस को और यूरोप को एक अलायंस के तौर पे अपनी जो ये पार्टनरशिप है इसको फॉर्मलाइज करना ही होगा। जो यूरोपियंस हैं उनको सबसे पहले लगने लगा कि एक्चुअली अमेरिका इस अलायंस का पार्ट बने ना बने, लेकिन हमें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कलेक्टिव सिक्योरिटी सॉल्यूशन लाना ही होगा। और मार्च 1948 में यूके, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लग्जमबर्ग, इन्होंने ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑफ कलेक्टिव डिफेंस को साइन किया। और इस ट्रीटी में कहा गया कि जितने भी सिग्नेचरीज हैं, अगर कोई भी इनके ऊपर अटैक करता है तो बाकी सारे मेंबर कंट्रीज भी उसको डिफेंड करेंगे। और कुछ महीने बाद यूएस की कांग्रेस ने वेंडबर्ग रेजोल्यूशन पास किया और उसमें प्रेसिडेंट से कहा गया कि यूएस के साथ साथ बाकी जो ग्लोब है या वर्ल्ड है उसकी सिक्योरिटी को भी आप इंश्योर करेंगे म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट्स के थ्रू। ये म्यूचुअल डिफेंस अरेंजमेंट्स हैं, ये यूएन चार्टर के अंडर रहेंगे लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर रहेंगे, क्योंकि अगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर इन डिफेंस अरेंजमेंट्स को साइन करते हैं तो क्योंकि यूएसएसआर या सोवियत या रशिया सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है जिसके पास वीटो है, वो हो सकता है यूएस के इन सारे अरेंजमेंट्स को, इनिशिएटिव्स को अंडरमाइन करना शुरू कर दे, ब्लॉक करना शुरू कर दे। इस वजह से ये जो अरेंजमेंट्स होंगे वो होंगे तो यूएन चार्टर के अंडर, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल से उनको बाहर रखा जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट्स, यूरोपियन कंट्रीज का ब्रुसेल्स ट्रीटी ऑफ कलेक्टिव डिफेंस 1948 और यूएस कांग्रेस का वेंडबर्ग रेजोल्यूशन, इन दोनों ने ही फाउंडेशन रखी नेटो की। यूएस को लगने लगा कि अगर हम अपने सिग्नेचरीज जिन्होंने ब्रुसेल्स ट्रीटी को साइन किया है उनके साथ कुछ और कंट्रीज जो कि नॉर्थ अटलांटिक को बिलोंग करते हो उनको भी इस सिक्योरिटी अरेंजमेंट का पार्ट बना ले तो हम कहीं ज्यादा एक स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन से डील कर पाएंगे। और इस वजह से कई सारे नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज जैसे कि कनाडा हो, आइसलैंड हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, आयरलैंड हो, पोर्चुगल हो, इनको भी नेटो का फाउंडिंग मेंबर बनाया गया। अमेरिकन पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये जो कंट्रीज हैं नॉर्थ अटलांटिक के, कनाडा, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड, पोर्चुगल, ये एक इंपॉर्टेंट लिंक है जो अटलांटिक ओशन के दो शोर्स हैं उनके बीच में, और बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशंस हो सकते हैं अगर ऐसी जरूरत किसी वक्त नेटो को महसूस हो तो। ट्रीटी को फाइनली वॉशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को साइन किया गया, और पहली बार जब इस ट्रीटी को साइन किया गया तो कितने मेंबर कंट्रीज होंगे? 12 मेंबर कंट्रीज, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, नॉर्वे, पोर्चुगल, नेदरलैंड्स, इटली, आइसलैंड एंड लग्जमबर्ग। उसके बाद शॉर्ट में नेटो के एक्सपेंशन को भी थोड़ा समझ लिया जाए। ग्रीस और टर्की को नेटो में इंक्लूड किया गया 1952 में। इसके अलावा फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसको वेस्ट जर्मनी भी कहा जाता है, उसको 1955 में इंक्लूड किया गया, स्पेन को 1982 में, और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में तो 1999 में सोवियत ब्लॉक के कुछ कंट्रीज जैसे कि चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड, उनको भी नेटो में ज्वाइन करवाया गया। इसके अलावा 2004 में बुल्गारिया, स्टोनिया, लिटविया, लिथुनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। इसके अलावा 2009 में अल्बानिया, क्रोएशिया, 2017 में मॉन्टेनेग्रो। इसके अलावा 2020 में जो सबसे लेटेस्ट मेंबर रहा वो रहा नॉर्थ मैसेडोनिया। टोटल आज की डेट में 30 डिफरेंट मेंबर्स। एक तरफ यूएस और यूरोप नेटो की फाउंडेशन रख रहे थे तो क्या रशिया चुप बैठने वाला था? यूएसआर चुप बैठने वाला था? बिल्कुल नहीं। यह हॉस्टिलिटी यूएसएसआर और यूरोप और यूएस एक तरफ दोनों के बीच में बढ़ती चली गई।
और इस हॉस्टिलिटी की वजह से नेटो के 1949 के स्टैब्लिश होने की वजह से यूएसएसआर ने 1955 में अपना खुद का एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी को साइन किया गया, जिसका नाम रहा वॉर्सो पैक्ट। इसमें कई सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, बुल्गारिया, ईस्ट जर्मनी, हंगरी एंड रोमेनिया इसका पार्ट रही। 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, उसके साथ ही वॉर्सो पैक्ट भी कोलैप्स हो गया। कोल्ड वॉर को भी उस वक्त खत्म समझा गया और कई सारी मेंबर कंट्रीज जो उस वक्त यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी या इस वॉर्सो पैक्ट के सिग्नेचरीज हुआ करते थे, जैसे चेकोस्लोवाकिया या ईस्ट जर्मनी उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते थे, इन ने भी फिर वॉर्सो पैक्ट से हटने के बाद नेटो को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और सोवियत यूनियन जब कोलैप्स हुआ, उसके बाद से चीजें शांत होती हुई चली गई, लेकिन इसके बाद पिछले 2 डिकेड्स में आप देखेंगे ये टेंशंस फिर से इमर्ज होती हुई दिखाई देती हैं। कई सारी बाल्टिक स्टेट्स, ये जो अब नेटो का पार्ट हैं, रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। और ऐसी कंट्रीज जो रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, उसमें से सिर्फ 2 कंट्रीज, एक तरफ बेलारूस, दूसरी तरफ यूक्रेन, ही वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो अभी नेटो की जो वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस है उसका पार्ट नहीं है। तो रशिया को लगता है कि अगर ये भी नेटो का पार्ट बन गई तो नेटो बिल्कुल मेरे दरवाजे तक पहुंच जाएगा और वो अपने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स को अगर यूक्रेन या बेलारूस स्टेटा में स्टैब्लिश करने लग गए तो क्रेमलिन या मॉस्को बहुत उनकी पहुंच में चला जाएगा। इसकी वजह से रशिया बड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को फील करता है और ऐसा भी समझा जाता है कि इसी वजह से 2014 में भी जब क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, उसका भी मेन रीजन समझा जाता है कि अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया तो एक्चुअली यूक्रेन के थ्रू जो रशिया का एक्सेस है, वार्म वाटर पोर्ट्स हैं ब्लैक सी के, वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से रशियन नेवी को काफी सारे लिमिटेशंस को फेस करना पड़ सकता है और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज होते हुए देखना पड़ सकता है। इसके रिएक्शन में ही शायद रशिया ने 2014 हो या 2022 हो, मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू लगातार कोशिश की जा रही है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनका रशिया के साथ बॉर्डर लगता है, चाहे बेलारूस हो, चाहे जॉर्जिया हो, चाहे यूक्रेन हो, ये किसी भी वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस का पार्ट ना बने। मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये जो जियोपॉलिटिक्स है टाइम के साथ चेंज होती है, इंटरेस्ट के साथ चेंज होती है और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में चौथा हमारा ये लेक्चर है आपको पूरी तरह एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करने में कामयाब होगा कि क्यों ये डिफरेंट ब्लॉक्स बने, कैसे कैसे अलायंसेस बने, कैसे कैसे अलायंसेस शिफ्ट हुए और अभी जो हम देख रहे हैं कि रशिया इंडिया बहुत स्ट्रांग पार्टनर्स रहे, अब वो रशिया, चाइना, पाकिस्तान के एक्सेस के रूप में इमर्ज होता हुआ दिखाई देता है, जिसपे भी हमारा एक सेपरेट लेक्चर हमने लगभग 1 वीक पहले लॉन्च किया। यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, कैसे जियोपॉलिटिक्स प्ले करती आई और आज के लेक्चर के थ्रू नेटो कैसे एस्टैब्लिश हुआ, क्या वो थॉट प्रोसेस रही, क्या वो सर्कमस्टांसेस रहे, क्या वो सिचुएशन रही। नेटो के रिस्पॉन्स में रशिया ने अपना जो वॉर्सो पैक्ट एस्टैब्लिश किया उसकी क्या स्टोरी रही और रशिया के लेटेस्ट एप्रीहेंशंस क्या हैं नेटो के एक्सपेंशन को लेके। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।